अच्छा प्रयास है, क्योंकि प्रायः ज्ञान और छात्रों के बीच में काफ़ी दूरी होती है। बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़े प्रोफेसर्स, बड़े स्कॉलर्स और छात्रों के बीच में, खास करके जो डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, उनके बीच संवाद बढ़ना चाहिए। इस लिहाज से बहुत अच्छा प्रयास है। और हमारे जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो लगातार मैं देख रहा हूँ कि वो दबाव में नहीं, शायद कुछ दबाव में भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर अपने मन से बैठे हुए हैं और उस विमर्श में रुचि ले रहे हैं, तालियां भी बजा रहे हैं, कुछ हंस भी रहे हैं। तो सब एक खास तरह से एक मिक्स किस्म की उपस्थिति है। हिंदी के बहुत बड़े ज्ञानी राइटर्स, लेखक इस पूरे आयोजन में शामिल हैं और 2 दिन से लगातार अपनी बातें कह रहे हैं। समापन सत्र का मतलब होता है कि जो कुछ हुआ है उसको उसमें से क्या सूत्र निकलते हैं जो आगे ले जाया जा सके, इस पर बातचीत हो। तो मैं कल दिल्ली में था और एक अलग तरह के सेमिनार में था, परसों जयपुर में था, एक अलग तरह के सेमिनार में था, आज यहाँ हूँ, एक अलग तरह के सेमिनार में हूँ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितना ज़रूरी है यहाँ पर, यहाँ से और वहाँ को जोड़ना, यानी नीचे से ऊपर को जोड़ना। तरह तरह के इंडिया में तरह तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, छात्र समूह है, शिक्षक समूह है, इनके बीच संवाद की बहुत ज़रूरत है। और वो संवाद शायद हम जैसे लोगों से के माध्यम से हो सकता है, जो बहुत सारे जगहों पे आते जाते रहते हैं। आप सब एक भविष्य के लेखक हो, भविष्य के राइटर हो, भविष्य के चिंतक हो। आप सब में बहुत संभावना है और यही छात्र, हम लोग ऐसे ही स्कूल में, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, ऐसे ही टाटपट्टी में पढ़ के और फिर छोटे छोटे उसमें इंटर कॉलेज से निकल के फिर आगे बढ़े हैं। तो आप सब लोग बहुत आगे जा सकते हो। और इस तरह के आयोजनों में बैठने से कई बार क्या होता है कि लोगों को सुन के वैसे ही बनने की चाहत होती है, तो शब्द के पीछे भागने की चाहत होती है। तो कोई अच्छा सा शब्द आपने सुन लिया, फिर आपको लगता है उस शब्द के पीछे आप भागते हैं। कोई अच्छी सी किताब के नाम सुन लिया, आप वो पढ़ना चाहते हैं। तो छात्रों के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी है। और मैं हिंदी संस्थान का आभारी हूँ कि उन्होंने इस सेमिनार को सपोर्ट किया, समर्थन दिया। और इस तरह के और भी आयोजन इस कॉलेज में होते रहने चाहिए ताकि विमर्श। अब सवाल है कि जो विषय है आख्यान और स्मृति, काल, आज और कल, तो इसकी शुरुआत मैं करता हूँ एक छोटी सी कहानी से। एक कथा है कि एक चूहा था, तो वो बहुत सारी जगहों से कहानियाँ इकट्ठी करके गाँवों से जाता था घरों में, और घरों से कहानियाँ उठा के ले आता था। ऐसे करके उसने ढेर सारी कहानियाँ इकट्ठी की। एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर था, झोपड़ी थी, उसमें उन कहानियों को रख के उसने दरवाजा बंद कर दिया था और कहीं गया था कुछ और कहानियों की खोज में। तब तक आंधी आई और वो सारी कहानियाँ हवा में बह गई और फिर से वो गाँव में पहुँच गई। तो हमारा काम उस फैली हुई कहानियों को, यानी कथाओं को, यानी आख्यानों को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उनके बनने, बिगड़ने, जीवन, मरण, खत्म होने, यानी उनकी लाइफ हिस्ट्री को अध्ययन करना है। एक कथा की अगर लाइफ हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, उसकी अगर बायोग्राफी लिखेंगे, तो आप एक बड़ी किताब लिख सकते हैं। कि कोई एक कहानी, मान लीजिए गांव में आपने एक मुहावरा सुना, उस मुहावरे से आप पूरी एक किताब खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो मुहावरा सिर्फ अपने आप में मुहावरा नहीं है, उसमें पूरी उस समय की सोशल हिस्ट्री, सामाजिक जो इंडिकेशंस, सोशल फ्यूचर, लोगों का व्यवहार, वो सारा कुछ उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो आख्यान है बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रायः क्या हुआ कि वेस्ट ने एक, खास के वेस्ट का जो सोशल साइंस है, समाज विज्ञान है और साहित्य है, उसने कहा कि नहीं साहब, ये सब तो बहुत विश्वास के काबिल नहीं होते, क्योंकि ये लोगों की बातचीत है और इसका कोई मतलब नहीं है।
तो आख्यान को उन्होंने खारिज कर दिया, पॉजिटिविज्म जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस पॉजिटिविज्म ने आख्यान को खारिज कर दिया। लेकिन इंडियन वे ऑफ सोशल साइंस में अगर समाज को समझना है आपको, तो अगर आख्यान स्मृति वो अगर आप खारिज कर दें तो बचेगा क्या? क्योंकि भारत तो स्मृतियों का समाज है, भारत तो आख्यानों का समाज है। अगर वही नहीं रहेंगी तो आप कुछ भी अध्ययन नहीं कर सकते, अपने को समझ ही नहीं सकते आप। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रिवर्सल है कि हम इस तरह के सोर्सेस को और इस तरह के जो पैराडाइम शिफ्ट करें और वेस्ट के इस अवधारणा को, जिसमें उसने खारिज किया इस तरह के सोर्सेस को लंबे समय तक, आज वो फिर लौट के आ रही हैं और उनको भी इसका अर्थ समझ में आ रहा है। वेस्ट में अगर मल्टीपल वेस्ट, जैसे एक फ्रांस का वेस्ट है जो इस तरह की चीज़ों के महत्व को कुछ दूर तक समझता है, लेकिन जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो ब्रिटिश वेस्ट है, ब्रिटिश डोमिनेंट वेस्ट है, उसमें इस तरह के सोर्सेस की कोई मान्यता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से ये इस तरह के प्रयास बहुत जरूरी है। अब सवाल है कि कल से आज तक बहुत बात हुई मेमोरी क्या होता है, मेमोरी कैसे वर्क करता है, मेमोरी की प्रक्रिया क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, तो उसको फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना फिर से अगर हम कुछ चीज़ों को दोहराएं तो ये कह सकते हैं कि मेमोरी जो है कभी इनोसेंट नहीं होती, उसको आप इनोसेंट मत मानिए और कभी भी आप उसको प्योर मत मानिए, कभी भी उसको आप फिक्स मत मानिए। इट्स नाइदर इनोसेंट नॉर फिक्स्ड नॉर अनचेंजेबल, नॉट फिक्स्ड। मेमोरी फिक्स नहीं होती है। वो जैसे समाज में गुण अवगुण, लोगों में जिस तरह के अलग अलग दोष गुण होते हैं, वैसे ही मेमोरी में भी होती है कि मेमोरी समाज की ही स्मृति होती है और वो फ्लोइंग होती है, लगातार बहती रहती है। तो आप ये कहेंगे कि बहना तो उसका लिमिटेशन है, बह रही है तो उससे हम समझेंगे कैसे समय को और समाज को। वो बह रही है इसीलिए आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक कहानी, मान लीजिए एक 1857 की कोई स्टोरी है जो 1857 के उससे जुड़ी हुई है, लेकिन उसमें अगर आप बात आज उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी गांव से और स्टडी कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें आज के शब्द आ गए हों, हो सकता है उसमें आज के नैरेटिव्स घुस गए हों, तो उससे आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो फिक्स रहेगी नहीं, कहने वाला तो बदलता रहता है ना। कहानी 1857 की है लेकिन कहने वाला बदलता रहा है, जो कहने वाला है वो अपने अनुसार चीज़ों को बदलेगा, तो वो बदलता जाएगा, तो उससे आप उसके चेंजेस को समझ सकते हैं। भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों को अगर आप एक किसी कहानी को लेके उठा के अध्ययन करें तो आप उसके परिवर्तनों को समझ सकते हैं। एक हम लोग कहते हैं गांव में कहावत है कि न कहवैया के दोष न सुनवैया के दोष, जे कहनी उपराजे ओकरे दोष। तो यानी जो दोष न कहने वाले का है न सुनने वाले का है, जिसने कहानी प्रोड्यूस की है उसका दोष है। दोष मीन्स नॉट ओनली फॉल्ट, दोष मतलब आप ये समझिए, जो कल पॉलिटिक्स ऑफ नैरेटिव की बात हिस्ट्री वाले सेशन में शंकर जी कर रहे थे, सज्जाद जी कर रहे थे, उसके पहले के सेशन में स्त्री विमर्श में लोग कर रहे थे, या संध्या के पेपर में जो चीज़ आ रही थी, या जितने भी अवधेश में बहुत सारी बातें बताई कैसे कैसे फोक में, वो सारा पावर से जोड़ने की कोशिश थी। वो यही था कि जो नैरेटिव है वो नैरेटिव में एक कोई ना कोई प्रोड्यूस करता है। उसको प्रोड्यूस करने वाला कई बार व्यक्ति होता है, कई बार समाज होता है। एंड पावर इज एवरीवेयर, यानी पावर का मतलब इंडिया में समझते हैं पावर मतलब सरकार, पावर मतलब राजा नहीं, पावर प्रिंसिपल साहब भी हैं, पावर जगन्नाथ जी भी हैं, पावर आप में से क्लास मॉनिटर भी होगा जो क्लास मॉनिटर है, पावर आपका चपरासी भी होगा, वो किसी को डांटता होगा, इसको पानी पीने देंगे, इसको नहीं पीने देंगे। तो ये जो सारा पावर का मामला है कि ये जो समझदारी है कि पावर तो सिर्फ मिसी साहब के पास है, नहीं, पावर सर्कुलेट, पावर इज एवरीवेयर, पावर इज ऑल परवेसिव, और उसी के बीच से नैरेटिव बनती है। तो नैरेटिव में पावर आ ही जाएगी, क्योंकि हर बनाने वाला पावरफुल है,
वो अपने तरह से अपनी बातों को ले जाना चाहता है, वो नैरेटिव क्रिएट करता है। और ये जो समय है नैरेटिव का समय है। आपने सुना होगा कि पॉलिटिक्स ऑफ नैरेटिव, इस समय चुनाव जब होती है तो कितने तरह के नैरेटिव आते हैं, कितने तरह के नैरेटिव कॉन्टेस्टेशन चलता है। हर राजनीतिक दल अपना नैरेटिव, जिस राजनीतिक चुनाव 3 तरह से जीते जाते हैं, एक तो नैरेटिव, परसेप्शन और मोबिलाइजेशन। 3 अगर आपने साथ लिए तो आप चुनाव जीत जाएंगे। इसमें जो कल से आज तक में जो मुझे मिसिंग पॉइंट लगा वो ये था कि मार्केट की एक बड़ी भूमिका है इस नैरेटिव को बनाने में, क्योंकि ये पावर का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं है। आज की दुनिया में पावर का मतलब इकोनॉमिक पावर है, मार्केट की पावर है, बाजार की शक्ति है। मैं अभी एक बॉम्बे में सेमिनार में था और वहाँ पे अडानी साहब बोल रहे थे। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, हमें उम्मीद नहीं थी कि उनसे इतने अच्छे भाषण की सुन पाऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि देखिए नैरेटिव कैसे इम्पोर्टेंट होती है, और उन्होंने बताया कि हमारा व्यापार पूरी दुनिया में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया और सब कुछ वही है। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही है मेरा, आज भी कुछ भी नहीं उसमें से कम हुआ है। ऑफिसेस हमारे उतने ही हैं, हमारे सारे जो वाटर मिनरल्स सारे कुछ वही है, लेकिन सिर्फ एक नैरेटिव ने हमको 100 से 45 पर ला दिया। तो नैरेटिव अच्छा वो क्यों लाया, वो जान करके वो नैरेटिव बनाई गई, क्योंकि एक इंडियन बिजनेसमैन पूरी दुनिया में एक अपनी जगह बना रहा था, तो उसको नीचे लाने के लिए दे क्रिएटेड ए नैरेटिव। एक नैरेटिव ने तो वेस्ट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नैरेटिव। इंडिया में हम नहीं समझते उसके पावर। और नैरेटिव इज ए सेलेक्टिव स्टोरी। स्टोरी और नैरेटिव में फर्क ये है कि नैरेटिव इज ए प्लान्ड, is a selective and is well organized for attaining certain benefits। एक कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए एक सेलेक्टिव रिक्रिएटेड नैरेटिव होती है जिससे आप कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं। और ये कहानियों में भी है, कहानियां भी जो गढ़ी गई हैं वो भी इसीलिए गढ़ी गई हैं, जो सोशल स्टोरीज हैं, मोरल स्टोरीज हैं, एथिकल स्टोरीज हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्या करो क्या नहीं करो, ये सारा जो समाज में जो वैल्यूज का ट्रांसमिशन है वो भी इसी प्रक्रिया का अंग है। इसका मतलब कि जो क्रिएटर है वो कहीं ना कहीं एक कुछ प्लानिंग के तहत कोई कथा बनाता है और उस कथा में और लोग जुड़ते जाते हैं। अब प्रश्न है कि ये कथा और सामूहिक कथा में क्या फर्क है? सामूहिक कथा में क्या है, लोग उसमें जोड़ते जाते हैं। किसी ने, जैसे किसी महिला ने सुनाया उसमें अपना दुख जोड़ दिया, किसी चिड़िया ने सुनाई उसमें अपना दुख जोड़ दिया, किसी आदमी ने मेल ने सुनाया उसमें अपना दुख जोड़ दिया। तो वो एक तरह का डायोग्लेसिया जिसको कहते हैं ना, हेट्रोग्लेसिया, बाक्ति जिसको कहते हैं, एक तरह के मल्टीपल आवाजों का समुच्चय होता है। यानी एक कथा सिर्फ कथा नहीं होती है। When I am telling कथा, I am telling oral stories। जो एक कथा सिर्फ एक आवाज का, इससे जो पाठ हमारे फेमिनिस्ट स्कॉलर करते हैं, हमारे दलित साथी करते हैं, वो उसमें एक पक्ष से उसको स्टडी करते हैं। हो सकता है किसी महिला की कथा किसी मेल ने कही हो। आपको पता है हमारी माँ एक गीत गाती थी, वो जदसार का गीत था। जदसार का गीत ग्राइंडमिल सॉन्ग होता है, वो अब शायद गाँव में नहीं गाया जाता, पहले गाया जाता था। तो उस यानी औरतें जाता पीसते समय गीत गाती थी और उसमें अपने दुख दर्द बयां करती थी। तो मेरी माँ सुबह 4 बजे नहाती थी और वहाँ उस समय, और नहाने के बाद जब मैं सो रहा होता था तो वो गीत गा रही होती थी। तो मुझे लगा कि बाद में जब मैं रिसर्च करने लगा तो मुझे पता चला, वो गीत मेरे मेमोरी में थी, तो मुझे पता चला कि ये गीत एक संत की लिखी हुई है जो मेल थे, फीमेल नहीं थे। और पूरा दुख में, पूरे गीत में एक महिला के दुख का बयान है। सास कैसे सताती है, ननद कैसे गरियाती है, कैसे जो जाता की तरह का पावर स्ट्रक्चर है प्रतीकों में, उसमें सारी बातें कही गई है। तो वो शिवनारायण नाम के एक संत थे जो दलितों के बीच बहुत लोकप्रिय संत थे, जो जाति से ठाकुर थे, दलितों के लोकप्रिय संत हुए
अब आप देखिए कैसे ट्रेजेक्ट्री, ठाकुर, दलितों का वरेण्य, उसका लिखा हुआ गीत एक ब्राह्मण औरत गा रही है। तो अब आप उसमें कैसे हिगराएंगे, इसको कहते हैं इसमें अलग कैसे करेंगे कि ये वीमेन नैरेटिव है, ये मेल नैरेटिव है, इसका ये है, उसका। तो मल्टीपल वॉइसेस, बाख्तिन इसके बारे में बहुत अच्छी एक मेथोडोलॉजी देते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस मल्टीवोकैलिटी, और मल्टीवोकैलिटी को समझने में कैसे हमें ये बहुल आवाज़ों को, कि ये बहुत एक सेंसिटिव लिसनर, यानी आप किसी एक गीत को सुने तो पहले क्या होता है, हम ही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे गीत सुनते हैं, हमारे दिमाग में उसका परसेप्शन होता है, हमारा परसेप्शन उसको डोमिनेट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी पूरी व्याख्या हम उसी तरह से करना शुरू कर देते हैं और फिर अपनी अवधारणा को उस गीत पर थोप देते हैं। सबसे ज़्यादा क्रूएल संहार सोर्सेस का इंटेलेक्चुअल करते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल में एक एरोगेंस होता है। एरोगेंस से वो बहुत जल्दी में होते हैं अपनी बातों को थियराइज करने के लिए, तुरंत थियराइज कर देते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि कई बार हम लोगों को लगता है बड़ा हेल्पलेस हो जाते हैं। हम सोचते हैं क्या ये बोल रहा है आदमी, इसको ये नहीं पता कि इसके साथ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो रीडिंग ए टेक्स्ट इटसेल्फ है मेथोडोलॉजी, कैसे टेक्स्ट को पढ़ें कि बहुत ही धैर्य के साथ एक एक पंक्ति के बीच के जो खालीपन, खाली शब्द, उसके बाद के जो गैप्स के बाद जो बहुत आवाज़ें सुन के ही, मैंने कल से आज तक जो देखा, ये सोशल साइंस के सेमिनारों में भी होता है, वहाँ तो और बड़ा होता है क्योंकि वो मेगा थियराइजेशन होता है उसमें, लेकिन मैंने देखा लिटरेचर के सेमिनारों में भी बहुत होता है कि इतना एक पक्षीय व्याख्या स्रोतों की दिखाई पड़ती है, और खास करके जो आइडेंटिटी बेस्ड इंटरप्रिटेशंस हैं उसमें बहुत होता है। एक दलित व्याख्या कोई कर रहा है, कोई नारी व्याख्या कर रहा है, कोई और व्याख्या कर रहा है, उसमें ये सब चीज़ें बहुत दिखाई पड़ती हैं। तो बहुत ज़रूरी है टू बिकम sensitive and imaginative. I am telling for the students when you are going to analyze text, कि अगर आप imaginative नहीं हैं, एक हमारे बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, वो बंगाल के सुबाल्टन के बड़े हिस्टोरियन हैं, क्या नाम है उनका? हाँ, गौतम बत्रा नाम मैं भूलता हूँ। तो एक बार मैं PhD कर रहा था तो उनसे मैं मिलने गया, आप लोगों के उनसे थोड़ा बड़ा रहा हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि हमें अंग्रेजी, उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम PhD कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि मुझे अंग्रेजी कम आती है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से आए हैं, तो मैं उस तरह की अंग्रेजी नहीं लिख पाता जैसे कि ब्रिटिश, यानी चूँकि हम सबॉर्डन से कॉम्पीट कर रहे थे, जो दुनिया के बड़े स्कॉलर्स थे, सब ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए थे, उनके बीच हम काम कर रहे थे। उन्होंने कहा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी है कि यू नीड टू बिकम इमेजिनेटिव। अगर आप इमेजिनेटिव हैं तो भाषा तो हो जाती है, भाषा की कोई, तो भाषा से कभी नहीं घबराना, कभी नहीं सोचना कि आप लोगों को अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है, हमेशा सोचना कि हम कितना इमेजिनेटिव हैं, यानी किसी चीज़ से कितनी इमेजिनेशन करके नए रिसर्च खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो नैरेटिव का, पहली बात मैंने कहा कि नैरेटिव की जो का पावर के साथ गहरा संबंध है। नैरेटिव निर्दोष नहीं होता है। अब उसमें स्मृति कैसे आती है और कैसे काम करती है? देखिए, आदमी क्या है, पंच रचित आदम शरीर, आपने सुना होगा ना, चिति जल पाओ गगन समीरा, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि एक और तत्व है और वो है मन। यानी आदमी हाड़ मांस का बना हुआ है, तो हाड़ मांस में एक और तत्व है, वो है मन, और वो मन में स्मृति की बड़ी भूमिका होती है। वो एक तरह का आबाद होता है, कोई आज तक उसको नहीं कंट्रोल कर पाया है। तो स्मृति कांट भी, स्मृति को आप रिशेप कर सकते हैं, बट आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसको जेल नहीं डाल सकते। स्मृति बहेगी, एक जगह आप रोकेंगे दूसरी जगह से निकल जाएगी, दूसरी जगह रोकेंगे तीसरी जगह से निकल जाएगी, कुछ और बन के निकल जाएगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये था वो हो गया। जैसे अलाउद्दीन की कहानी है, अलाउद्दीन की कहानी बहुत जगह पे बहुत तरह से कही जाती है। अब आप कहेंगे साहब ये अलाउद्दीन तो ऐसे होना चाहिए था, वैसे कैसे हो रहा है, वैसे कैसे कोई कह रहा है? तो वो आपके कंट्रोल की चीज़ नहीं है। यानी वो जनता के हाथ में जब कोई चीज़ आ जाती है तो वो अपने ढंग से बढ़ती है। तो मेमोरी एक तो होता है कि मेमोरी हमेशा निर्दोष मेमोरी भी नहीं होती है, सेलेक्टिव होती है। यानी जो भी मेमोरी कह रहा है वो भले ही कहे कि हम बहुत प्योर, हम बहुत सच्ची बात कह रहे हैं, हम अपने समय का सच्चा अनुभव बता रहे हैं,
लेकिन आप मान के चलिए कि हो सकता है वो सच्चा जो कह रहा है वो वस्तुतः सच्चा कुछ सच्चा नहीं हो, क्योंकि वो उसका परसेप्शन है उस समय का, उसका अनुभव है। जैसे मान लीजिए स्टेशन से हम निकल रहे हैं और हम बयान कर रहे हैं कि स्टेशन पर हमारे साथ क्या हुआ, तो वो उसमें वो हमारा अनुभव है ना, हो सकता है किसी और को उस स्टेशन पर कुछ और अनुभव हुआ हो, वो कुछ और बात कह सकता है, उससे उसकी स्मृति बन सकती है। कुंभ को लेकर के बहुत सारे आख्यान हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग आख्यान हैं, मेलों को लेकर अलग अलग आख्यान हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो सिलेक्टिव होता है, और ऑलवेज चेंजेबल होता है, चेंज होता जाता है। मेमोरी कभी भी फिक्स नहीं होता है। मेमोरी में हाइड्रोग्लेसिया होती है, बहुत तरह की आवाज़ें होती हैं, उन आवाज़ों को सुनने की ज़रूरत होती है और उनको आप किसी एक आइडेंटिटी से बांध नहीं सकते। एक आइडेंटिटी उसको रिशेप करती है, लेकिन वो दूसरी आइडेंटिटीज भी उसको अप्रोच करती है। एक ही कहानी कहने वाला मेल भी होता है, फीमेल भी होती है, दलित भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, सब उस कथा को कहते हैं और अपने ढंग से निभाते हैं। अब आपको बताएं एक छोटी सी का वाक्य कि कैसे मेमोरी आपको हमारे आख्यानों को रिशेप करती है। एग्जैक्ट उदाहरण जिसको कहते हैं, जो हमारे अपने रिसर्च से निकलता है। एक हम गांव में हम लोग काम कर रहे थे, दो छोटे वाक्य बताएंगे आपको और फिर उसके बाद एक कहानी सुना के खत्म करेंगे। तो एक गांव में हम लोग काम करते हैं, इलाहाबाद के पास करते थे, शाहपुर नाम है गांव का। तो वहाँ एक लेडी औरत, दलित औरत थी, झुरिया, जिससे हम इंटरव्यू करते थे। तो झुरिया से एक बार मैंने ये बताओ कि तुम्हारे गांव में 50 साल, क्योंकि वो 70 साल की थी, तो 20 साल में शादी होकर गांव आ गई थी, 50 साल का अनुभव था उसका, उतनी साल की स्मृति थी। बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, जो अपने जीवन की कहानियाँ बताओ, सभी से पूछते थे हम लोग, इंटरव्यू करते थे। उसने कहा कि बड़ा बुरा दिन था हमारे साथ। क्या बुरा दिन था? कहा हमारे पाँव में झाखट बांध दिया जाता था और हमारे गले में घट बांध दिया जाता था, और हम जब चलते थे तो रात उभरता था, उस पर साहब लोग चलते थे, यानी ऊंची जाति के लोग चलते थे। तो मैंने कहा कि ये आपके साथ हुआ? उसने कहा नहीं। अभी देखिए कह रही थी कि हमारे साथ हुआ। मैंने कहा आपके साथ हुआ? कहा नहीं। तो हमने कहा कैसे आप जानते हो? कैसे? कहा पढ़ लिख के। तो हमने कहा तुम पढ़े लिखे हो? कहा नहीं। हमने कहा फिर कह रहे हो पढ़ लिख के? तो उसने इशारा किया, तालाब पे कुछ बच्चे बैठे थे जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, छुट्टियों में आए थे। कहा इन भैया लोगों की बात सुन के तो पढ़ लिख। तो मैंने कहा कि यानी सुन के एक नॉलेज किसी के दिमाग में गया और वो उसका पढ़ लिख के का नॉलेज हो गया, और पढ़ लिख के नॉलेज हो गया, वो उसकी सब्जेक्टिविटी बनाने लगा। वो कह रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कह रही है। तो मैंने हमने कहा कि ये तो नॉर्थ इंडिया का नैरेटिव है नहीं, ये झाखड़ बांधने की जो कहानी है ये तो पेशवाई नैरेटिव है, ये महाराष्ट्र में होता था, इधर तो होता ही नहीं था हिस्टोरिकली। तो ये कैसे इसके दिमाग में आई बात? कैसे एक उत्तर भारत के दलित की स्मृता नैरेटिव में कैसे एक महाराष्ट्र का अनुभव आकर के इतना गहरा बैठ गया? तो हमने खोजना शुरू किया। तो पता चला कि 1950 में के बाद जब आगरा में RPI, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और उसके अखबार निकलने शुरू हुए, तो उन अखबारों में लेटर्स छपते थे महाराष्ट्र के दलितों के। उस लेटर में कहानियाँ होती थी, हमारे साथ ये हुआ, हमको झाखड़ बांध दिया गया। तो वो जो कहानियाँ हैं वो यहाँ के जो लीडर्स थे, दलित लीडर्स, BP मौर्य बहुत लोकप्रिय नेता थे यहाँ पर। तो ये लोग क्या करते थे कि उन लेटर्स के वाक्यों को एक जगह इकट्ठा करके अपने भाषण बनाते थे, और वो गाँव में जाते थे तो भाषण देते थे। तो आप देखिए एक नैरेटिव कैसे एक अखबार के लेटर से निकली, वो एक BP मौर्य जैसे नेता द्वारा पिकअप की गई, वो गाँव में पहुँची। वो गाँव में पहुँचते पहुँचते फिर क्या हुआ कि जो दलित चैपबुक राइटर्स, जिन्होंने दलित लोगों ने लिखा है, जिस पर कि हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, इलाहाबाद में एक डायरी बनाई है, 3.5 करोड़ हजार के आसपास ऐसे बुकलेट का संकलन किया है, जिसमें कास्ट स्टोरीज हैं। उसमें उन लोगों ने यही बयान की, यानी उन्होंने कहा हम लोगों के साथ, दलितों के साथ ये होता था, दलितों के साथ वो होता था। अब वो उस औरत की कथा उससे बनने लगी। तो अब आप क्या कहेंगे कि सच है कि झूठ है? तो मुझे लगता है कि स्मृति की व्याख्या में, यानी नैरेटिव की व्याख्या में, सच और झूठ के विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये देखना चाहिए, रिसर्च ये है कि आप ये देखें कि कैसे बनी, कैसे आगे बढ़ी, क्यों आगे बढ़ी, क्यों मरी, क्यों जी,
ये उसका नैरेटिव पर सोचने और समझने का या व्याख्या करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन प्रायः वैल्यू जजमेंट देना शुरू कर देते हैं, नहीं बड़ा गलत है, ये सही नहीं है, ये ऐसे हुआ है। लेकिन रिसर्चर ऐसे नहीं देखता, नॉलेज वाले लोग ऐसे नहीं देखते। हमारे लिए कोई भी सोर्स एक सुगे की तरह होता है, जिसको अगर आप थोड़ा दबा दोगे तो मर जाएगा, अगर उसको बहुत डेलिकेटली इवॉल्व करोगे तो फ्लाई करेगा, एंड दैट विल गिव यू वेरी गुड हाइट ऑफ योर रिसर्च। तो अगर आपको मुझे पता नहीं आप लोग किस MA कर रहे हो, ये कर रहे हो, मुझे लग रहा है मैं रिसर्चर्स को एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आदत सी हो गई है। लेकिन तुम लोग रिसर्चर हो गए, कल आज नहीं तो कल PhD करोगे, तो ऑलवेज ट्राई टू बहुत अपने रिसोर्सेज को डेलिकेटली हैंडल करो। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज को सुनते हैं तो लगता है कि लोग डेलिकेटली हैंडल नहीं करते हैं, लोग उसको बहुत पुअरली हैंडल करते हैं। तो ये जो आख्यान और स्मृति है, कल आज और कल तो है ही है। हम लोग कहते हैं हिस्ट्री इज ए कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कॉन्टिन्यूअस डायलॉग है, कुछ भी कोई भी प्रेजेंट नहीं है, उसमें पास्ट है और फ्यूचर भी है। तो इस पर तो कोई बात ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों सबको पता है। स्मृति और आख्यान के रिश्ते भी आपको पता है, होने लगे हैं, 2 दिन से आप सुन रहे हैं कैसे स्मृति में आख्यान आती है, आख्यान में स्मृति आती है कैसे। फिर अच्छा, स्मृति के बारे में आप ये भी सुना, ब्रेन न्यूज होता है, स्टॉर्म होता है, किसी ने कहा ये इंडिविजुअल होता है, किसी ने कहा कलेक्टिव होता है। इतने सेपरेशन से आप मेमोरी को नहीं समझ सकते। एक ही मेमोरी इंडिविजुअल हो सकता है, कलेक्टिव जो कलेक्टिव है वही इंडिविजुअल है। कई बार क्या होता है, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को कहने के लिए डिवाइस क्या है आपके पास, एक तो कलेक्टिव मेमोरीज, यानी आप कहते हैं गांव में आप किसी भी औरत से बात करिए, बात करते करते एक कोई राम सीता का बयान कर देगी, कोई एक मुहावरा कोई ऐसे सुना देगी, कोई कृष्ण को ला देगा, कोई उसको ला देगा। ये मेटाफर, जनता मेटाफर में बात करती है। मेटाफर क्या होता है, स्मृतियों से लोडेड होता है, तो वहाँ पर स्मृतियाँ मदद करती हैं। तो आपका जो इंडिविजुअल आप बयान कर रहे हैं उसमें सामाजिक बयान शामिल है, क्योंकि आपके पास और कोई भाषा ही नहीं है। इंडिविजुअल हम क्यों गाते गाते भक्ति गीतों को, कोई कहते कहते भक्ति गीत सुनाने लगता है, कोई कहते कहते राम कथा की कहानी सुन, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत होती है। तो हम यानी हमारा जो लोग कहते हैं इंडिविजुअल नैरेटिव, इवन कोई प्रेम की कहानी भी अपनी सुना रहा होता है, उसमें भी सामाजिक अनुभव शामिल हो जाते हैं। तो कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है, और खासकर इंडिया जैसे देश में तो कुछ भी इंडिविजुअल नहीं है, जो भी है वो कलेक्टिव है। अब लेकिन वो पूरा कलेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसको आप कलेक्टिव करते हैं वैसे उसका इंडिविजुअल अप्रोप्रिएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि आप उसको इंडिविजुअली अप्रोप्रिएट करते हो और फिर रिक्रिएट करके फिर समाज को आप देते हो, फिर वो सामाजिक हो जाती है। तो जैसे मान लो कोई कविता हम लिखते हैं, तो कविता लिखते हैं तो हमारा अपना अनुभव है, वो अपना अनुभव समाज के अनुभव से जुड़ता है और फिर वो कविता में बदलता है, फिर उसको हम छपती है पत्रिका में, फिर वो आप तक पहुंचती है, फिर वो आपके अनुभव से जुड़ जाती है। तो शायरी में लोग अपने प्रेम का बयान करते हैं, किसी से कोई लड़ाई हो जाती है तो वो लिख के भेजते हैं। तो यानी इंडिविजुअल, ये सब वेस्ट की मेथोडोलॉजी हैं जो यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में बहुत ज़रूरत है कि हम ये न समझें, यानी बाइनरी ना क्रिएट करें, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल। ये सारी चीज़ें, यानी सबसे जो घाटा है इंडिविजुअल इंडियन